एचडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। वैसे तो मेरा रंग रूप बिल्कुल साफ सुथरा और गोरा चिट्टा था। मेरे नैन नक्श बड़े ही तीखे थे, लेकिन मैं दुबली पतली बहुत थी। बचपन से मुझे लड़कों के साथ खेलने कूदने का बड़ा शौक था। अक्सर मैं गली मोहल्ले में लड़कों के साथ ही खेलती हुई नजर आती थी। घर में सबसे छोटी थी, इसलिए माँ बाप का लाड प्यार मेरे साथ कुछ ज्यादा ही था। मुझसे एक बड़ी बहन थी जो कि शादीशुदा थी। मेरा ज्यादातर वक्त लड़कों के साथ ही बीतता था, इसलिए मेरा पहनना ओढ़ना भी ऐसा ही था। मैं लड़कों की तरह पैंट शर्ट पहना करती थी, सर पर कैप लगाती थी, बॉय कट बाल रखती थी। ये सब मेरी पसंद थी। क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल ये सब मेरे पसंदीदा गेम थे। मुझे पता नहीं चला जब वक्त बीतने लगा और मैं 17 साल पार कर चुकी थी। 17 साल की हुई, मेरी माँ ने मुझे जबरदस्ती घर में बैठना शुरू करवा दिया। कहने लगी, लड़की हो तुम, घर पर रहा करो, शर्म नहीं आती, इतनी बड़ी हो गई हो और अभी तक मोहल्ले के लड़कों के साथ खेलती नजर आती हो। पाँव देखे तुमने अपने? नंगे पाँव खेल खेल कर कितने बड़े हो गए हैं। मुझे तो लगता है तुम्हारे नाप की तो चप्पल भी बड़ी मुश्किल से मिलेगी। मर्दों वाली चप्पल लाकर देनी पड़ेगी तुम्हें। मैं शुरू से ही लापरवाह थी। मम्मी की बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती थी। मेरे माँ के डांटे जाने के बाद भी मेरा ध्यान बाहर खेलने वाले क्रिकेट मैच की तरफ ही होता था। मैंने मम्मी की बहुत विनती की थी, बस ये आखिरी दफा खेलने दीजिए, लेकिन वह नहीं मानी। मेरा बाहर जाना बिल्कुल बंद कर दिया गया था। बस ये था कि मैं छत पर जाकर पतंग उड़ा लिया करती थी। बराबर वाले पड़ोसियों के लड़के लच्छू की छत पर जाकर उसकी मम्मी से उसकी शिकायतें लगा देती थी। मेरी माँ ने मुझे अपने ही घर में कैदी बनाकर रख दिया था। मेरा उठना बैठना चाल ढाल सब लड़कों जैसा था। वह मुझे मुस्कुराकर देखकर कहता था, कोई बात नहीं, अब तुम बड़ी हो गई हो ना, तुम घर पर ही रहा करो। लच्छू तो मुझे उल्टा ही समझाने लगा था। अक्सर मैं उसी से उसकी शर्ट लेकर पहना करती थी। बेशक मैं लड़कों के साथ खेल कूद कर बड़ी हुई थी, लेकिन मोहल्ले के लड़कों ने कभी मेरे साथ बदतमीजी या कोई ऐसा शब्द नहीं बोला था। और उसकी वजह शायद लक्ष्मण था, जो किसी साई की तरह हर जगह पहुंच जाया करता था। मम्मी का बहुत काम भी करवाया करता था, क्योंकि हमारा कोई भाई भी नहीं था। मेरे पापा विदेश में काम करते थे, वैसे 3 साल बाद ही आते थे। जैसे ही मैंने 12वीं की तो मेरी मम्मी की दोस्त ने मेरा रिश्ता मांग लिया था। मैं अब 18 साल की थी। दिल्ली में मेरी आंटी अपने बेटे का रिश्ता मेरे लिए मांगा था, लेकिन जब मुझे मालूम हुआ तो मैंने साफ मना कर दिया कि मैं आपको छोड़कर दूसरे शहर नहीं जाऊंगी। मम्मी कहने लगी, तुम्हारे जो करतूते हैं ना, मैं तुम्हारे अनजान जगह पर शादी करके अपने आप की बेइज्जती नहीं करवाना चाहती। इतनी बड़ी हो गई हो और एक कप चाय तक बनाना नहीं आता। वह मेरी बहुत बेस्ट फ्रेंड है और वह तुम्हारे सारी गलतियों को छुपा लेगी। मेरी माँ की सबसे बड़ी गलती यही थी। फिलहाल मेरी तो शादी की तरफ कोई ध्यान भी नहीं था। अभी तक मेरा दिमाग बस खेल कूद में ही अटका रहता था। मैं हल्दी के रस्म पर बैठ गई थी। बड़ी मुश्किल से मैंने कमरे में काटे थे। आसमान पर पतंग उड़ती हुई कटती हुई देखकर मैं सीधी दौड़ छत की तरफ लगाती थी, ताकि वह कटने वाली पतंग को पकड़ सकूं। फिलहाल मेरी बारात दिल्ली से आई थी। दिन के टाइम मेरी शादी हुई और रात के ट्रेन से ही हम वापस फिर से दिल्ली आ गए थे। दुल्हन बनी, घूंघट में ट्रेन में बैठी बेहद नर्वस हो रही थी। मेरा पति रमन मुझे बार बार बड़े गौर से देख रहा था। मेरी सास दिल्ली में रहती थी और उन आंटी का ससुराल दिल्ली में ही था और हम लोग बनारस में रहते थे और पास में ही मेरी मम्मी का मायका भी था। तो मेरी मम्मी की ये बेस्ट फ्रेंड थी। जब भी वह दिल्ली से बनारस आया करती थी तो मेरी मम्मी भी अपने मायके में जाकर रहा करती थी और 3-4 दिन बिताकर ही घर पर आती थी। मैं बड़ी मुश्किल से सिर्फ 2-3 बार ही आंटी को देखा था, इसलिए वहाँ पर मेरा आना जाना बिल्कुल ना के बराबर था। इसलिए मुझे ना तो आंटी के घर के माहौल के बारे में कुछ पता था, ना ही रमन के बारे में। बेशक मेरा बचपन लड़कों के साथ ही खेल कूद कर बीता था, लेकिन जिन नज़रों से रमन मुझे देख रहा था, जो उलझन मुझे रमन की नज़रों से महसूस हो रही थी, कभी उन लड़कों से नहीं हुई थी जिनके साथ मैंने बचपन से ही खेलती आ रही थी। मेरे सामने वाली बर्थ पर बैठा था। एक तो पहली बार मैं ट्रेन का सफ़र कर रही थी और फिर वह भी इस भारी भरकम दुल्हन के कपड़ों में। तो आज तक पैंट शर्ट ही पहनती आई थी, हमेशा पैंट शर्ट पहनती थी और इस वक्त दुल्हन के कपड़ों में मुझे सख्त उलझन महसूस हो रही थी। बड़ी मुश्किल से मैंने 14 घंटे का सफ़र तय किया था। रात को सोने से पहले मैंने जेवर उतार दिए थे। दिल्ली पहुंचने के बाद मेरी सास ने अपने मोहल्ले की लड़की से दोबारा से मेरा मेकअप ठीक करवाया था। मैं थकन और नींद से बेहाल थी, क्योंकि ट्रेन में मुझे ठीक से नींद नहीं आई थी। मैं हमेशा नींद की बड़ी पक्की थी। जब भी मुझे नींद आती, मैं चाहकर भी खुद को जगा नहीं पाती थी। इसलिए अपने पति के कमरे में आने का इंतजार भी नहीं किया था। तकिए पर सर रख कर सो गई थी।
न जाने रात के किस पहर मेरी आंख खुली थी तो मैंने देखा रमन सोफे पर तकिया रखकर सो रहा था। ये देखकर मुझे बड़ी शर्मिंदगी सी हुई थी। मुझे उसका इंतजार करना चाहिए था। फिलहाल मैंने घड़ी पर नज़र दौड़ाई तो रात के 3 बज रहे थे। मुझे बहुत भूख लग रही थी। जब से मैं आई थी बस नाश्ता करवाकर मेरी सास ने मुझे कमरे में बिठा दिया था। मैं कमरे में आते ही लेटकर सो गई थी। मैं उठकर कमरे से बाहर जाना चाहती थी ताकि अपने खाने पीने का कुछ इंतजाम कर सकूं। लेकिन जैसे ही मैंने बेड से नीचे पाँव रखा, न जाने नीचे क्या था, मेरा पाँव फिसल गया। मैं गिरते गिरते बची थी, लेकिन मेरे मुंह से चीख जरूर निकली थी। मैंने जल्दी से संभल गई थी। गिरने से तो बच गई थी, लेकिन चीख की आवाज़ सुनकर रमन की आंख जरूर खुल गई थी। मुझे जागता देखकर मुस्कुराता हुआ उठकर मेरे पास आ गया। अपना तकिया बेड पर रख दिया। बेशक वो मेरे आंटी का लड़का था, मेरे लिए बिल्कुल अनजान था। मेरे पास आकर बैठ गया। कहने लगा, जाग गई हो तुम? तुम्हारी नींद पूरी हो गई? कितना जगाया मैंने तुम्हें। मैंने कहा, आई एम सॉरी, शायद सफ़र की वजह से बहुत थक गई थी, इसलिए मुझे पता ही नहीं चला कब आंख लग गई। कहने लगा कि हाँ, मैंने तुम्हें जगाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन तुमने साफ कह दिया था कि मैं तुम्हें सोने दूँ। उसने गहरी सांस लेते हुए मुझे कनखियों से देखा था। मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं था, लेकिन ऐसा मुमकिन था, क्योंकि गहरी नींद से जब भी मम्मी मुझे उठाती थी तो मैं उन्हें ऐसे ही शब्द कह दिया करती थी। उस वक्त मुझे काफ़ी डर महसूस हो रही थी। मैं अभी यही सोच रही थी कि कैसे रमन से कहूँ कि मुझे भूख लगी है। उसने मेरा हाथ थाम लिया। कहने लगा, बेशक तुम मेरी मम्मी की सहेली की बेटी हो, लेकिन पहली बार तुम्हें देख रहा हूँ। माँ ने जब मुझे तुम्हारे लिए पूछा था तो मैंने अपना फैसला माँ पर ही छोड़ दिया था, लेकिन फिर ये सोचने लगा, पता नहीं तुम कैसी होगी, लेकिन तुम खूबसूरत हो। ये कहकर उसने साइड टेबल की दराज से एक अंगूठी निकाली और मेरी उंगली में पहना दी। कुछ देर मेरी तारीफ करता रहा। मेरे लिए सब कुछ बिल्कुल अनोखा सा था, क्योंकि अब तक जिन लड़कों के साथ मैं खेला करती थी वह मुझे लड़का ही समझा करते थे। कभी मुझसे ऐसी बातें नहीं की थी, इसलिए रमन के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर मुझे अच्छा लगा था। कुछ उसका चेहरे को छूना, बेकरारी शब्दों में बातें करना, ये सब कुछ दिल फेंक सा लग रहा था। अचानक से वो मेरे हाथ देखकर चुप सा हो गया था। कहने लगा, तुम्हारे हाथ इतने मोटे और भद्दे से क्यों हैं? लड़कियों के हाथ जैसी नहीं लगती। उसने मेरा हाथ गौर से देखा था। शायद मुझे लड़कियों की तरह नाखून बढ़ाने का शौक नहीं था, ना ही अपने हाथों की देखभाल करने की शौक थी। बेड से उठकर अलमारी के पास चला गया। वह अलमारी खोलकर उसने एक ब्लैक कलर का सूट मुझे पहनने के लिए दिया। उसे पहनकर आई मैं खुद उस कपड़े में तंग आ चुकी थी, इसलिए उसका धन्यवाद किया था। लेकिन जैसे ही वॉशरूम में जाकर उस कपड़े को देखा तो वह एक नाइटी था। मुझे बहुत ही बेढंगा सा लगा था। मैंने शर्माते हुए वह पहन लिया था, लेकिन मैं पहली बार बेहद नर्वस हो रही थी। मैं कमरे में आई तो सामने ही रमन हाथ में परफ्यूम की शीशी खुद पर स्प्रे कर रहा था। मुझे देखकर मुस्कुराता हुआ मेरे पास आ गया, मुझ पर स्प्रे करने लगा। कहने लगा, मुझे परफ्यूम की खुशबू बहुत पसंद है। ये कहकर मुझे अपने गले से लगाए बेड पर ले आया। मुझे प्यार भरी बातें करने लगा, लेकिन अचानक ही वो मुझसे एकदम से पीछे हुआ था। उसके चेहरे के असर भी एकदम बदल गए थे। मैं समझ नहीं पा रही थी कि उसे हुआ क्या है। वह जल्दी से कमरे से बाहर निकल गया था। मैं काफ़ी देर उसका इंतजार करती रही, लेकिन वापस कमरे में नहीं आया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था आखिर उसे हुआ क्या था। अभी कुछ देर पहले तो बहुत खुश था, पता नहीं उसे क्या हुआ था। पूरी रात वह कमरे में नहीं आया था। सुबह मैंने अपना कपड़ा बदल लिया और कमरे से बाहर आ गई। मैंने देखा वह बाहर आंगन के सोफे पर सो रहा था। मुझे हैरानी हुई थी, वह कमरे के बजाय बाहर सोफे पर क्यों सो रहा था। मैं जैसे ही उसके पास आई, उसे उठाने लगी, वो मुझे देखकर मुंह फेरने लगा। फिर तो जैसे ये बार बार ही शुरू हो गया था। मैं जितना उसके पास जाने की कोशिश करती, वह मुझसे दूर भागता था, वजह भी नहीं बताता था। शादी के बाद उसकी थोड़ी मीठी बातों ने मेरी दुनिया बदल कर रख दी थी, लेकिन वह पता नहीं क्यों मुझसे कतराने लगा था। काफ़ी दिन बीत गए थे, लेकिन उसका व्यवहार मेरे साथ नहीं बदला था। एक बार मैं तंग आकर उसके सामने खड़ी हो गई। मैंने कहा, रमन, आप मुझसे बात क्यों नहीं करते? क्यों मुझसे दूर दूर रहते हो? वह कहने लगा, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मुझे अगर पता होता कि तुम ऐसी हो, मैं कभी भी तुमसे शादी नहीं करता। मैं उसकी बात का मतलब नहीं समझी थी। मैंने कहा, मेरे अंदर ऐसी कौन सी कमी है और मैंने आपको ऐसा क्या कह दिया? वह कहने लगा, तुम लड़कों जैसी दिखती हो। तुम्हारा चाल ढाल, यहाँ तक कि हाथ की बनावट तक लड़कों जैसी है। ये कहकर वह कमरे से बाहर निकल गया था। शायद मैं पैंट शर्ट पहना करती थी,
क्योंकि मुझे शुरू से ही ढीले-ढाले कपड़े पहनने की आदत थी, इसलिए मैंने अब अपने दहेज के फैंसी कपड़े पहनना शुरू कर दिए थे। उसके खातिर मैंने अपने सास से उसकी पसंद का खाना भी बनाना सीख लिया था। उसके सारे काम भी अपने हाथों से करने लगी थी। मैंने 2 महीने बाद खुद को एकदम बदल कर रख दिया था। शायद रमन का व्यवहार मुझसे ठीक हो जाए, लेकिन वह तो किसी पत्थर की तरह बन चुका था। रोज रात को वह देर से घर आता, सोफे पर ही सो जाता था। उसकी चाहत की मैं विनती करने लगी थी, उसकी मोहब्बत पाना चाहती थी। मैं जो पहले हर चीज से लापरवाह थी, अब रमन की पसंद में ढालकर अपने आप को बदल बैठी थी। मैंने खुद को रमन की पसंद में डालने की हर मुमकिन कोशिश करके देख ली थी, लेकिन वह ऐसा ही था। वह मेरे पास भी नहीं सोता था, ना ही मुझसे प्यार भरी बातें करता था। एक रात मैं सो रही थी, मुझे चिल्लाकर बातें करने की आवाज आने लगी। इस शोर से मेरी आंख खुली थी। सासू माँ और रमन में बहुत बहस हो रही थी। मैंने कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर आई तो सासू माँ के कमरे की लाइट जल रही थी। उसी कमरे से बहस करने की आवाज आ रही थी। मैं धीरे धीरे चलते हुए सास के कमरे तक पहुँच गई, लेकिन जो बात रमन और सास के बीच हो रही थी वह सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। रमन सासू माँ से कह रहा था वह दूसरी शादी करना चाहता है। ये सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। सासू माँ कहने लगी, खबरदार जो तुमने ये शब्द भी अपनी जुबान से निकाली। वह तो कहने लगा, मैं पिंकी के साथ नहीं रह सकता। सासू माँ कहने लगी, क्यों? ऐसी कौन सी खराबी है मेरी बच्ची में? तुम्हारे खातिर उसने खुद को बदल कर रख दिया है। खाना बनाती है, तुम्हारे सारे काम करती है, पूरे घर को उसने संभाल लिया है, और एक तुम हो कि उसकी बेइज्जती पर बेइज्जती किए जा रहे हो। वह कहने लगा, माँ मैं आपको नहीं बता सकता उसमें क्या कमी है। मैं क्या उसके साथ कोई भी लड़का जिंदगी नहीं बिता सकता, इसलिए मैं दूसरी शादी करूंगा। पिंकी अगर चाहे तो उसे डिवोर्स भी देने को तैयार हूँ, या फिर वो मेरे नाम पर जिंदगी बिताना चाहती है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहकर वो कमरे से बाहर निकला था। मुझे देखकर ठिठक कर रुक गया था। मेरे आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझसे नजरें चुराता हुआ वो कमरे में चला गया। मैं भी उसके पीछे कमरे में आ गई। मैंने कहा कि आज मुझे बता ही दो कि मुझ में ऐसी कौन सी कमी है जिसके खातिर तुम दूसरी शादी करना चाहते हो। वह कहने लगा, खुद को आईने में देख लो, तुम्हें मालूम हो जाएगा तुम्हारे अंदर कौन सी कमी है। मैंने कहा कि वह तो मैं खुद को रोज देखती हूँ, मुझे नहीं पता। इंसान को हमेशा अपने आप अच्छा ही लगता है, लेकिन आप बताओ क्या बुराई है मुझ में। कहने लगा कि तुम में औरतों वाली खूबसूरती नहीं है। तुम्हारे हाथ पैर और तुम्हारी बॉडी की बनावट पूरे लड़कों जैसी है। मैं जब भी तुम्हारे करीब आता हूँ मुझे तुमसे घिन आती है। तुम्हारे शरीर के पास आने से मुझे घुटन महसूस होता है। मुझे तुम्हें छूने में अच्छा महसूस नहीं होता। मेरा दिल तुम्हारे पास आने को नहीं चाहता। तुम्हें देखकर मेरा जी मरने लगता है। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैं तो उसकी बातें सुनकर बेजान सी बेड पर बैठ गई थी। औरत की इससे बड़ी शायद और कोई बेइज्जती नहीं होती। मैंने रमन से सुने थे जो कमी उसने मुझे बताई थी, उसमें मेरा तो कोई गलती नहीं था, ना मेरा कोई बस था। मैं पूरी रात रोती रही। अगले दिन मेरी सास ने मुझे कहा, जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम अपने मायके नहीं गई हो, तुम कुछ दिन के लिए बनारस चली जाओ। मैंने कहा, माँ जी अगर मैं यहाँ से चली गई तो रमन दूसरी शादी कर लेगा। ये सुनकर माँ जी कहने लगी कि मैं उसे समझाऊंगी, तुम उसका हर काम वक्त पर करके दे रही हो, इसलिए उसे तुम्हारी कदर नहीं है। जब तुम यहाँ नहीं रहोगी तो वह खुद तुम्हारी कमी महसूस करेगा, फिर उसे तुम्हारी कदर होगी। मुझे माँ जी की बात ठीक लगी थी। मैं वापस बनारस आ गई थी। मैं पूरे 6 महीने के बाद बनारस आई थी। पूरा बदल चुकी थी। जब मैं घर में आई तो मैं अपनी मम्मी के साथ लगकर फूट फूट कर रोने लगी थी। मम्मी समझी कि मैं उनसे दूर थी इसलिए रो रही हूँ। अभी मुझे आए हुए 1 घंटा ही हुआ था कि मोहल्ले के सारे लड़के जो मेरी उम्र के थे मुझसे मिलने आ गए थे, लेकिन आज मैंने उनसे थोड़ी दूरी बना रखी थी क्योंकि मेरी सोच बदल गई थी। उन लड़कों में एक लड़का लक्ष्मण भी था जिसे मैं लच्छू लच्छू कहकर बुलाती थी। मेरी सबसे ज्यादा उसी से दोस्ती थी। वह भी मुझसे मिलने आया था। फिलहाल सबसे हंस रही थी, बातें कर रही थी, लेकिन दिल ही दिल में मैं बहुत उदास थी। मुझे रमन की फिक्र सता रही थी। बस मेरी बातों में बिजी थे। बस एक वही था जो चुपचाप था। वह एक टक मुझे देख रहा था। जब सब चले गए तो वो मेरे पास आकर बैठ गया। कहने लगा, तुम्हें क्या हुआ है पिंकी, इतनी उदास हो? मैंने कहा, नहीं तो मैं बहुत खुश हूँ। ये कहते हुए मेरा शब्द थोड़ा सा लड़खड़ा गया था। मैं थोड़ा रोने जैसी हो गई थी और मेरी आंखों में आंसू उभर आए थे। वह मेरे चेहरे को, मेरी आंखों को बड़े गौर से देख रहा था। कहने लगा, हाँ नजर आ रही है मुझे तुम्हारी खुशी। बचपन में साथ गुजारा है, मैंने साथ खेला है, साथ हंसते थे,
साथ रोए हैं, इसलिए मुझसे झूठ मत बोलो। अगर तुम्हारे पति ने तुम्हें कुछ कहा है तो बस लक्ष्मण को एक इशारा कर दो, फिर देखो साले को कैसे घसीट कर मारता हूँ। उसने अपनी आस्तीन चढ़ाते हुए मुझसे कहा था। मैंने कहा, तमीज से बात करो, तुम्हारा बहनोई है। वह कहने लगा, तुम्हारी आंखों में आंसू लाने का उसको सबक सिखाऊंगा, उसको ऐसे नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा, नहीं लक्ष्मण, वह बहुत अच्छा है, अब मैं उसे क्या बताती। मेरी दोस्ती लक्ष्मण के बहन से भी बहुत ज्यादा थी। शादीशुदा थी, आजकल मायके रहने आई हुई थी, इसलिए सोचा कि जाकर उसे अपनी समस्या पूछती हूँ, शायद वो मेरी मदद कर देगी। मैं रोज ही लच्छू के घर पर चली जाती थी। लक्ष्मण अब अपने पापा की दुकान संभालने लगा था, इसलिए शाम को ही घर लौटता था। मैं दोपहर के टाइम घर से गई थी, क्योंकि अगर लच्छू घर पर होता तो मेरे सर पर ही मंडरा रहा होता। मुझे देखकर लक्ष्मण की बहन बहुत खुश हुई थी, मुझसे मेरी शादीशुदा जिंदगी के बारे में पूछने लगी थी। मैंने उससे भी कहा कि रमन बहुत अच्छा इंसान है, मैं बहुत खुश हूँ। बातों ही बातों में मैंने उससे झिझकते हुए वह सवाल भी पूछ लिया था जो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ी समस्या बन गई थी। वह मुझसे कहने लगी वो मुझे एक लेडी डॉक्टर के पास लेकर जाएगी, वह डॉक्टर इसी चीज़ का इलाज करती है। मैं ये सुनकर बहुत खुश हो गई थी। मैं चाहती थी कि बिना किसी से कुछ कहे मेरी समस्या हल हो जाए, इसलिए मैं अगले ही दिन जिया के साथ उस लेडी डॉक्टर के पास चली गई थी। उसने मुझे मेडिसिन दी थी और अच्छी खुराक खाने के लिए भी कहने लगी थी। मैं घर वापस आई तो मेरी माँ फ़ोन पर मेरी सास से ही बात कर रही थी। मैंने मम्मी से फ़ोन ले लिया और खुद माँ जी से बात करने लगी। उनसे रमन के बारे में पूछने लगी। वह कहने लगी कि मैं रोज़ उससे समझाने की बहुत कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं उसे मना लूँगी, तुम बस अपनी सेहत का अच्छे से ख्याल रखो। मैं बहुत परेशान थी। लेडी डॉक्टर ने जो मेडिसिन मुझे दी थी वह मुझे खाना खाने के बाद ही खानी थी, लेकिन सासू माँ से बात करने के बाद जैसे मेरी भूख ही खत्म हो गई थी। मुझे लगा था मेरे जाने के बाद रमन को मेरी कमी महसूस हुई होगी, मुझे याद करता होगा, लेकिन वह तो अब भी वैसा ही था। मैंने बस थोड़ा निवाला खाया था। मैंने अपनी दवाई खा ली थी। उसे खाने के बाद मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगती थी, सीने में दर्द भी उठने लगी थी। मुझे लगा शायद ये मेरी समस्या का हल नहीं है। मैं रेगुलर दवा खाने लगी, जिसे खाते ही मुझे पसीने छूटने लग जाते थे, मुझे घबराहट होने लग जाती थी। लेकिन रमन के प्यार पाने के लिए मैं ये भी कर रही थी। एक बार फ़ोन पर रमन की कॉल आ रही थी। जब से मैं बनारस आई थी रमन की कॉल आज आई थी। मैंने जल्दी से फ़ोन उठा लिया। मुझे लगा शायद मुझे याद कर रहा था। जब याद है तो मुझे फ़ोन किया। वह कहने लगा, तुम जो खेल मेरे साथ खेल रही हो ना, अच्छा नहीं कर रही हो। मेरी माँ मुझे तुम्हारी वजह से जायदाद से बेदखल कर रही है। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तुम जैसी खसरी लड़की ने मेरी माँ पर पता नहीं क्या जादू कर दिया है। उसे सारी दुनिया की खूबियाँ बस तुम में ही नजर आ रही है। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो अपना इलाज करवा लो। मैं तुम्हें बस 1 महीने का टाइम दे रहा हूँ, वरना तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। चाहे मेरी माँ मुझे उसके बाद घर से निकाल ही क्यों ना दे, लेकिन मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। ये कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया था। मैं ये सुनकर रोने लगी थी। बार बार रमन रमन कह रही थी, मेरे साथ ऐसा जुल्म मत करना। जैसे ही फ़ोन बंद करके पलटी तो लक्ष्मण मेरे पीछे हाथ बांधे खड़ा था। उसे देखकर मैं जल्दी से अपने आंसू साफ किए थे। मुझे कहने लगा, तुम्हारे पति का फ़ोन था? मैंने कहा हाँ। कहने लगा, क्या कह रहा था? तुम रो क्यों रही हो? वह उस टाइम काफ़ी गमगीन से होकर मुझसे पूछ रहा था। मैंने कहा, तुमसे मतलब? तुम क्यों हर वक्त मेरे पीछे चोरों की तरह खड़े रहते हो? बिना बताए तुम होते कौन हो? मेरे कमरे में आने वाले, मेरी बात सुनने वाले? निकलो यहाँ से बाहर। मैं उसे कुछ भी बताना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने बड़ी सख्ती से बात की थी। वह कहने लगा, यूँ गुस्सा दिखाकर तुम मुझसे कुछ भी छुपा नहीं सकती। मुझे अंदाजा है कि तुम्हारे पति का व्यवहार तुम्हारे साथ ठीक नहीं है। मैंने कहा हाँ, ये मेरे पति पत्नी का आपस का मामला है। तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले? भगवान के लिए मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ यहाँ से। मैंने उसे धक्का देते हुए अपने कमरे से बाहर निकाल दिया था और अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। सामने रखी अपनी दवाई देखकर मुझे रमन की बातें याद आने लगी। मैंने डबल डोज दवाई निकाली और एक साथ खा ली। मैं चाहती थी मेरी समस्या जल्द से जल्द ठीक हो जाए, ताकि मेरा घर टूटने से बच सके। लेकिन वे दवाई खाते ही मुझे इस तरह घबराहट हुई कि उल्टियाँ शुरू हो गई। मेरी हालत बिगड़ने लगी थी। मम्मी मुझे देखकर परेशान हो गई थी। मेरे पापा तो दूसरे देश में रहते थे और मेरी बहन अपने ससुराल में। उसका ससुराल भी काफ़ी दूर था, इसलिए मम्मी ने लक्ष्मण को ही बुलाया था। उसी के साथ मुझे हॉस्पिटल लेकर गई थी। 3 दिन तक जो खाती मुझे हजम नहीं हो रहा था। लेडी डॉक्टर ने जब मेरी जांच की तो कहने लगी, ये मेडिसिन बहुत तेज़ है और इसके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा है।
आपके गुर्दे फेल कर सकती है। ऐसी दवाइयाँ और ऐसे जाली डॉक्टर के पास जाकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करें। वह मुझसे मेडिसिन के इस्तेमाल की वजह पूछने लगी। मैंने रोते हुए सारी बात बता दी थी। मेरी बात सुनकर कहने लगी, ये सब भगवान के बस में है, इंसान के नहीं। अक्सर लड़कियों को ये समस्या होती है, लेकिन जो आदमी समझदार होते हैं वे इस तरह से औरतों से बात नहीं करते। वक्त के साथ साथ सब समस्या खुद ही हल हो जाती है। आप इतनी बुरी नहीं लगती, यकीन मानो। या तो आपका पति दिमागी मरीज है या घटिया सोच का आदमी है। मेरी माँ भी वहीं मौजूद थी। ये बातें सुनकर माथे पर बल डाल लिए थे, सर झुकाए बैठी थी। घर आते ही लक्ष्मण ने मेरी माँ को मेरी मेडिसिन किस तरह से इस्तेमाल करनी है ये समझाया और वापस चला गया। मेरी माँ मुझे कहने लगी, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं रोने लगी। मैंने कहा, मम्मी मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। आप हमेशा मुझे कहती थी ना, तुम्हें घर बसाने का ढंग नहीं आता। लेकिन सच कहूँ मम्मी, मैंने अपने आप को रमन के खातिर बदल कर रख लिया था। सारे काम सीख लिए थे। आप बेशक मेरी सास से पूछ लीजिए, लेकिन फिर भी मुझसे कहता है कि उसे मुझसे घुटन होती है और घिन आती है। मेरे शरीर की बनावट औरतों जैसी नहीं है। उसको मेरे पास आने से मर्दों वाली फीलिंग आती है और उसका जी मतलाता है। ये बातें औरतों की ज़िंदगी को घायल करके रख देती है। लेकिन मैंने ये सब सुनकर भी यही चाहा कि उसके दिल में मेरी जगह बन जाए। वह मुझे डिवोर्स ना दे, मेरे ऊपर डिवोर्स के नाम का दाग ना लग जाए। मैं रोई जा रही थी। मम्मी के आंखों से भी आंसू बह रहे थे। अगले दिन मेरी मम्मी ने मेरी सास से बात की। वह खुद परेशान थी। कह रही थी कि मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से पिंकी की ज़िंदगी खराब हुई है। मेरा बेटा एक कॉलर की मोहब्बत में पड़ गया था। उसके साथ रात दिन पाप करता था। मैंने उसे अपनी कसम देकर पिंकी से शादी करवा दी, लेकिन उसे इस बाजारू औरत की आदत पड़ चुकी थी। इसलिए घर की शरीफ लड़की में जब वैसी अदाएं नज़र नहीं आई तो उसे पिंकी में नुक्स निकालना शुरू कर दिया था। मेरी माँ ने मेरे पापा को हिंदुस्तान बुलाया। उन्होंने खुद मुझे रमन से डिवोर्स दिलवा दी। वे कहने लगे, ये आदमी मेरी बेटी के काबिल नहीं था। लेकिन मेरा मर्दों से अब भरोसा उठ गया था। मैं थोड़ी संभली तो जिया और उसकी मम्मी मेरे लिए लच्छू का रिश्ता लेकर आए, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। एक मर्द से बड़ी गहरी चोट खा चुकी थी, इसलिए किसी दूसरे पर भरोसा नहीं कर सकती थी। जिया ने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की, लक्ष्मण ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने उससे कहा कि मुझे शादी करनी ही नहीं है। वे लोग मायूस होकर वापस जा चुके थे। कुछ दिन के बाद मैं आंगन में बैठी थी जब एक बॉल मेरे आंगन में आकर गिरी थी। बाहर लड़कों का शोर होने लगा था। दरवाजे पर किसी की आने की आहट हुई थी। मैंने बॉल उठा ली। दरवाजा खोलकर अपना बॉल वाला हाथ ही बाहर निकाला था। मुझे लगा बॉल लेने के लिए दरवाजा बजाया होगा, लेकिन किसी ने बॉल के बजाय मेरा हाथ पकड़ लिया था। बॉल मेरे हाथ से झपट कर नीचे गिर गई थी। मैंने दरवाजा खोलकर देखा तो सामने लच्छू खड़ा था। मेरा हाथ भी पकड़ रखा था। वह शायद घर के अंदर आना चाहता था, लेकिन मैंने दरवाजा पूरा नहीं खोला। मैंने कहा, लक्ष्मण मेरा हाथ छोड़ दो। वह कहने लगा, मना क्यों कर रही हो? मैंने कहा, मेरी जिंदगी है, मेरी मर्जी है। मैं दरवाजे को धकेल कर अंदर आ गया। कहने लगा, बुराई क्या है मुझ में? मना करने की वजह बताओ पिंकी। मैंने कहा कि मुझे शादी ही नहीं करनी है। वो पूछने लगा, क्यों? मोहब्बत है क्या उस कमीने इंसान से तुम्हें, जो उसकी याद में अपनी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहती हो? मेरी आंखों में गुस्से से देखते हुए कह रहा था। मैंने कहा, नहीं, मुझे किसी से भी मोहब्बत नहीं है। समझे, मर्दों से नफरत हो गई है मुझे। अपनी ज़िंदगी में किसी आदमी को भी शामिल नहीं करना चाहती हूँ। वह कहने लगा, उस आदमी की वजह से तुम झूठे बहाने बना रही हो। तुम्हें आज भी रमन से प्यार है, जब भी तो तुम मना कर रही हो, और इसलिए तुम्हें अपनी माँ के आंसू बहते हुए नजर नहीं आते, अपने बाप की झुकी हुई कमर नजर नहीं आते। तुम ये नहीं चाहती कि तुम्हारा घर बस जाए, लेकिन तुम्हें अभी भी सिर्फ रमन से ही प्यार है। उसी के गम में अपनी सारी जिंदगी बिताना चाहती हो। मैंने कहा कि मुझे रमन से मोहब्बत क्यों होगी? तो वह कहने लगा, ठीक है, फिर इस बात का सबूत दो। मैं इसी संडे तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अगर तुमने मेरे नाम का सिंदूर अपने माथे पर सजा लिया तो तुम रमन से नफरत करती हो। अपने लिए ना सही, अपने बूढ़े माँ बाप की खुशी के लिए तुम्हें मुझे स्वीकार कर लेना चाहिए। ये कहकर वह चला गया था। मैं रोने लगी थी। मैंने वाकई में अपनी माँ बाप के बारे में नहीं सोचा था, जो मेरे गम में घुलते ही जा रहे थे। मैंने उसके बाद कोई ऐतराज नहीं किया, चुपचाप लच्छू से शादी कर लिया था। लेकिन जब वो कमरे में आया तो मुझे अजीब सा डर महसूस होने लगा था। कहीं वह भी मेरी इन्हीं शब्दों से जलील ना करे, जैसे रमन ने की थी, जैसे वह मेरे पास बैठा। मैं बहुत डरने लगी थी। वह कहने लगा, पिंकी, हर आदमी को एक तरह नहीं समझा जाता। बचपन से तुम मुझे जानती हो। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे कमियों को तुम पर जताऊंगा?
जिसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और ना ही कोई बस है। जिंदगी इंसान के साथ गुजारी जाती है, उसके खूबसूरती के साथ नहीं। ये सोच रही थी उसे ये सब कैसे पता, हर बार की तरह मेरे दिल में और दिमाग में आने वाले हर सवाल को कैसे जान जाता था। अब भी मेरा हाथ थाम कर कहने लगा, लेडी डॉक्टर की सारी बातें मैंने सुन चुका था। वह जो भी तुमसे डॉक्टर बताया था तुम्हारी माँ और तुम्हारे पापा से भी कह चुका था। ऐसे गंदे सोच वाले इंसान से पिंकी को डिवोर्स ही दिलवा दो। मैं उसे अपनाना चाहता हूँ, इसलिए भूल जाओ ये सब जो हो चुका है। बस याद रखो कि तुमसे लच्छू बचपन से मोहब्बत करता है। जिन दिनों तुम्हारी शादी तुम्हारी मम्मी के सहेली के बेटे से हुई थी, मैं दूसरे शहर में था। मुझे इस बात की खबर बाद में हुई थी, वरना कभी तुम्हारी शादी वहाँ नहीं होने देता। मैं नहीं जानती थी वो मुझसे इतनी मोहब्बत करता था। शायद असली मोहब्बत यही थी जिसमें इंसान दूसरे में कमियां नहीं देखता। आपका क्या ख्याल है? अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। सभी व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम खुशी है और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। अभी मैंने MBA की डिग्री पूरी की थी। मेरी शादी हो गई और मैं ससुराल आ गई। मेरे ससुराल में ज्यादा लोग नहीं थे। ससुर जी की बहुत पहले ही मृत्यु हो गई थी, जबकि सास जिंदा थी और छोटी ननद महक थी, जो उस वक्त मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही थी, जबकि मेरा पति एक दफ्तर में जॉब करता। मेरे ससुर की अच्छी पेंशन थी, जो कि मेरी ननद की पढ़ाई पर खर्च हो जाती थी, जबकि घर में मेरे पति की तनख्वाह से चलता था। दरअसल मेरी सास और ननद अपने मतलब से मतलब रखती थी, इसलिए मुझसे वो दूर ही रहती थी। जबकि ये बात मुझे अपनी बेइज्जती लगती थी, क्योंकि उस बात को मेरे मायके वालों ने भी नोट किया। और एक दिन जब मेरी भाभी मेरे घर आई हुई थी, तब ये मुझसे कहने लगी, लगता है कि तुम्हारी सास और ननद तुम्हें ज्यादा भाव नहीं देते। वे दोनों माँ बेटी खा पीकर अपने कमरे में चली गईं और तुम्हें तो जैसे नजरअंदाज कर दिया। ये बात मुझे अपनी बेइज्जती लगी और मैंने दिल में सोचा कि भाभी ठीक ही कह रही थी। और जब मैं उस घर में आई थी, कोई मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करता था। ये माँ बेटी तो पढ़ाई का बहाना करके अपने कमरे में घुसी रहती थी, जबकि मैं बेचारी कमरे में बैठी बोर हो जाती थी। हालांकि ये दोनों मेरे पति के पैसों पर ही पल रही थी। फिर उस बात का एहसास होते ही मैंने दूसरी बहुओं की तरह नखरे उठाने शुरू कर दिए। ये दोनों माँ बेटियां मेरे पति के पैसों पर ऐश कर रही थी। सारा दिन अपने पूजा पाठ में बिजी रहती थी, बल्कि वह तो उस उम्र में होने के बावजूद खाना तक खुद बना लेती थी। शायद यही वजह थी कि मुझे लगता था कि मेरी सास मुझे नापसंद करती हैं, क्योंकि उसने मुझे अभी तक किचन के पास भी नहीं भटकने दिया था। ये बात मैंने अपनी माँ से कही थी, तो मेरी माँ उल्टा ही मुझे डांटने लगी कि बेटा तुम तो भगवान की कृपया मनाओ, उस झंझट से अब तक बची हुई हो, वरना मुझे ही देख लो कि बहुओं के होते हुए भी मैं ही सारा घर का काम करती हूँ। इसलिए तुम्हें कह रही हूँ कि जब तक तुम्हारी सास तुम्हें किचन संभालने को नहीं कहती, तुम खुद से मत कहना, क्योंकि जब तुम्हारी सास मर जाएगी, जब तुम्हें एहसास होगा कि उसने तुम्हें कितनी जिम्मेदारियों से बचा रखा है। मगर मेरी सास ने ये कहकर मेरे पर काट डाले कि ये घर उसके नाम पर था। इसलिए मेरी सास ने कहा कि अगर तुम्हें अपने पति की तनख्वाह का इतना गुमान है, अपने पति को लेकर मायके जा बैठो, हमारा तो भगवान है। ये सुनकर मैं चुप रह गई और दोबारा उस बारे में कोई बात नहीं छेड़ा, क्योंकि मेरे मायके में तो गिने चुने कमरे थे और उन पर मेरी भाभियां कब्जा जमा कर बैठी थी। इसलिए मैंने चुप रहने में ही भलाई समझी। फिर जब तक मेरी सास जिंदा रही, मैं उन दोनों के रूखे फीके रवैये को बर्दाश्त करती रही। वैसे भी मेरी ननद और सास मेरे किसी काम में दखल अंदाजी नहीं करती थी। मेरी ननद तो सारा दिन घर से बाहर रहती थी, जबकि मेरी सास भी कोई झगड़ा वगैरह नहीं करती थी। उन्होंने मुझे कई चुनौतियों से बचाया हुआ था। माँ की बात सुनकर मैं चुप हो गई और उस बात का एहसास तब तक हुआ जब तक अचानक ही मेरी सास मर गई।
और सारे घर की जिम्मेदारी एकदम मेरे सर पर आ गई। मेरी ननद का तो वैसे ही पढ़ाई का बहाना था, इसलिए उसने तो मेरी मदद करने से मना ही कर दिया था। ऐसे में मेरी जान आफत में आ गई, क्योंकि उन दिनों मैं उम्मीद से थी। खैर, सर पर पड़ी तो मैं सब सीखती गई, मगर नंद की तरह से मेरे शिकवे बढ़ते ही गए, क्योंकि वक्त गुजरने के साथ साथ वो और बिजी हो गई और मैं अंदर ही अंदर उससे जलने लगी, क्योंकि मेरी नंद खूबसूरत और दिमागदार थी। मेरी सास के मरने के बाद मेरे पति की जिम्मेदारी बन गई थी, क्योंकि मेरा पति उसका इकलौता भाई था, मगर अपनी माँ पर गई थी, क्योंकि उसने भाई पर बोझ बनना पसंद नहीं किया। जब भी उसे मेरी ससुर की पेंशन मिलती थी और उसकी पढ़ाई का सारा खर्चा उसी से निकल आता था, और यूं भाई के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता था। और यही बात मुझे बुरी लगती थी, क्योंकि वह खूब मनमानी कर रही थी। मेरी तो कोई बात सुनती ही नहीं थी। वह पढ़ाई के नाम पर सारा दिन बाहर रहती थी और शाम को खा पीकर आती और अपने कमरे में सो जाती थी। उसे नहीं पता था कि घर कैसे चल रहा था। आजकल कितनी महंगाई हो गई थी। उस दौरान हमारे 2 बच्चे भी हो गए थे और मुझे आटे दाल का भाव का पता चल गया था। अब तो पति के तनख्वाह में गुजारा मुश्किल हो रहा था। मैंने एक दिन अपने पति से कहा कि अपनी बहन से कहो कि बस अब पढ़ाई छोड़कर शादी कर ले, ताकि ससुर की पेंशन हमारे काम आए। मगर वह तो गुस्सा ही कर गया और कहने लगा, ये घर बच्चे मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए तुम मेरी बहन को इसमें मत घसीटा करो। डॉक्टर बनना सिर्फ उसका ही नहीं बल्कि मेरे और मेरे पापा का भी ख्वाब था, इसलिए जो कुछ कर रही है उसे करने दो। ये सुनकर तो मैं और जल भून कर रह गई थी। मैंने तो उसके फायदे की बात की थी, मगर वह तो मुझ पर ही चिल्ला पड़ा। इसलिए मैंने दिल में सोचा कि आइंदा इसे ये बात नहीं कहूँगी। और यूं वक्त गुजरता गया और मेरी नंद मेडिकल की पढ़ाई पूरी करके डॉक्टर बन गई। उसकी तनख्वाह मेरे पति से भी ज्यादा थी। ये देखकर मैं लालच में आ गई और मैं अपने दिल में सोचने लगी, काश मेरी ननद की शादी मेरे भाई से हो जाए, क्योंकि मेरा एक आखिरी भाई बचा हुआ था। वैसे तो वह पढ़ रहा था, मगर मैं सोचने लगी कि अगर उसकी शादी मेरी ननद से हो जाती तो उसे जॉब करने की क्या जरूरत थी। खैर, उसे मेरी ननद की इतनी ज्यादा तनख्वाह थी कि मेरा भाई तो घर बैठकर खा सकता था। इसलिए मैं चाहती थी कि मेरी ननद मेरे उस भाई से शादी कर ले, मगर वह कहाँ किसी को घास डालती थी और अच्छा खाती पीती और खूब फैशन करती थी। उसके कई चाहने वाले थे। फिर उन्हीं दिनों मेरे पति ने मुझे बताया कि कल महक ने मुझे अपने एक दोस्त से मिलवाया था और मुझे लगता था कि वे दोनों शादी करना चाहते हैं। ये बात सुनकर तो मुझे बहुत बुरा लगा। भाई भाभी के होते हुए उसने खुद ही अपनी शादी का फैसला कर लिया और हमसे पूछना भी गवारा नहीं समझा। और ये बात मैंने फिर से उसके भाई से दबे दबे शब्दों में कही, मगर उसे तो कोई ऐतराज नहीं था। वह तो अपनी बहन के फैसले पर बड़ा खुश लग रहा था और एक दिन उस लड़के को भी घर ले आया जिससे मेरी ननद शादी करना चाहती थी। ये देखकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि मेरी ननद ने अपने जीवन साथी के तौर पर अपने ही एक डॉक्टर दोस्त को चुन लिया, जो उससे भी ज्यादा हैंडसम और काबिल था। ये देखकर तो मैं जल ही गई, क्योंकि मेरे पति ने भी बहन के उस फैसले पर कोई एतराज नहीं किया। और यूं एक दिन उन दोनों की बड़ी धूमधाम से सगाई और शादी की तारीख 1 महीने बाद की रख ली, क्योंकि मेरी ननद का होने वाला पति एक कोर्स के सिलसिले में बाहर चला गया था। ये देखकर मैं अब साजिशें करने लगी कि किस तरह मेरी ननद की ये अकड़ खत्म हो जाए, क्योंकि उसने जैसा चाहा था ये तो बिल्कुल वैसा ही हो रहा था। मेरी ननद पहले ही उस घर में गैरों की तरह रहती थी, अब तो और भी अजनबी हो गई। पैसा, शोहरत और खूबसूरती पति के मिलते ही वह और मगरूर हो गई और अब तो उसकी निगाह जमीन पर नहीं मिलती थी, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो अपने ख्वाबों को पूरा कर लेते हैं। इसलिए मैं उससे जलने लगी और उसका बुरा सोचने लगी। मैं चाहती थी कि अगर मेरी ननद मेरी भाभी नहीं बनी तो ये किसी की न बने। इसलिए मैं कुछ ऐसा सोचने लगी कि जिससे मेरी ननद की शादी टूट जाए और वह अपनी औकात में आ जाए। इसलिए मैं एक दिन अपने दिमाग में
ये मंसूबा बनाया, मैं सीढ़ियों पर तेल लगा देती हूँ ताकि मेरी ननद जब सुबह नीचे उतरे तो उसका पैर फिसल जाए, क्योंकि रोज सुबह जब मेरी ननद हाई हील पहनकर खट खट करती सीढ़ियों से उतरती थी तो ये देखकर मेरा दिल जल भुनकर कोयला हो जाता था। मेरी ननद का कमरा ऊपर के फ्लोर पर था, जबकि नीचे के हिस्से में हम मियाँ बीवी रहते थे। उसके लिए एक रात मैंने सीढ़ियों पर तेल मिलाया और फिर अपने कमरे में आ गई और मैं दिल ही दिल में खुश होने लगी। सुबह जब मेरी नंद सीढ़ियों से उतरेगी तो उसका पैर फिसलेगा और उसकी टांग टूट जाएगी। और फिर मैं ये सोचते सोचते नींद में चली गई और सपने में क्या देख रही हूँ कि मेरी नंद की टांग टूट गई है, उसके पति ने उसको छोड़ दिया है और उसकी शादी मैंने अपने भाई से करा दी है और मैं अपने मायके गई हूँ तो उससे खूब अपनी सेवा करवा रही हूँ और अपने तेवर उसको दिखा रही हूँ। लेकिन सुबह जागी तो याद आया कि ये सिर्फ सपना था, मगर मैंने जो इंतजाम कर रखा था उससे ये सपना जल्दी ही हकीकत के रूप में आने वाला था। फिर मैंने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। सुबह नाश्ता बनाते हुए मुझे किसी के गिरने और चीखने की आवाज़ सुनकर बाहर निकली, मगर सामने का मंजर देखकर मेरी तो जैसे जान ही निकल गई, जबकि मेरी ननद तो ऊपर ही खड़ी थी। जब सीढ़ियों पर मेरा पति गिरा हुआ था, भाई को सीढ़ियों पर गिरा देखकर मेरी ननद आगे बढ़ी, मगर मेरे पति ने उसे रोकते हुए कहा, महक नीचे मत आना, सीढ़ियों पर किसी ने तेल मिला दिया था। ये सुनकर वह रुक गई, जबकि ये सुनकर मैं जल्दी से आगे बढ़ी और पति को उठाते हुए कहा, ये तुम सुबह सुबह ऊपर कहाँ जा रहे थे? पति ने मेरी बात का जवाब देने के बजाय मुझे बुरी तरीके से घूरा। ये देखकर मेरा दिल धड़कने लगा, क्योंकि वह यकीनन मेरी सच्चाई जान चुके थे। ये कारनामे मेरा ही था। फिर मैंने जल्दी से सीढ़ियों को साफ किया और फिर मेरी ननद ने नीचे उतरकर अपने भाई की टांग चेक किया और कहा कि उसकी टांग टूट चुकी है। यूं मेरा पति बिस्तर पर बैठ गया, मगर उसने अपनी बहन की शादी करवा दी और अपने पति के साथ पेरिस चली गई, जबकि मैं अपने पति की टांग टूटने की वजह से और मुसीबत में पड़ गई, क्योंकि रात दिन उसकी सेवा करनी पड़ी और टांग टूटने की वजह से वह अपने ऑफिस भी नहीं जा पाए और उसकी वजह से उसे तनख्वाह नहीं मिल पाई। यूं मुझे पैसों की बहुत तंगी का सामना करना पड़ा। मैंने अपनी ननद का बुरा चाहा था, मगर वह तो साफ बच गई, जबकि मैं अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस गई। सच है कि जो किसी के लिए गड्ढा खोदता है या बुरा सोचता है, एक दिन खुद ही उसमें गिर जाता है। इसलिए सबके साथ अच्छा सलूक करें और किसी का बुरा ना चाहें। ये थी मेरी मोटिवेशनल कहानी। तो कैसी लगी दोस्तों, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।